बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की इत्तलात के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट IMF का बजट होगा। इससे मुराद ये है कि तवक्का की जा रही थी कि इंतखाबात की वजह से अक्टूबर में अगर इंतखाबात होते हैं, जैसा कि हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि अक्टूबर के अंदर इब्तदाई दिनों के अंदर इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात, उसका बिगल बजना है। तो इंतखाबात का बजट तो नहीं होगा, यह IMF का बजट होगा। IMF का बजट का मतलब यह है कि IMF की शराइत के मुताबिक होगा। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ नहीं दी जा सकेंगी, टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी जा सकेगी। कितनी दी जा सकेगी, क्या होगा, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, अवामी बयानिया क्या है, लोग कितना रिलीफ चाहते हैं, कितना रिलीफ मिल सकता है, किन चीज़ों के ऊपर रिलीफ की सूरत में आवाम को कुछ दुख के अंदर कमी होगी, तमामी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बजट के हवाले से बात करेंगे क्योंकि मुल्क की सियासी कशमकश के अंदर बजट के मामलात, ख़ास तौर पर माशी मामलात, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से मामलात, वो तमाम पसे पुश्त चले गए हैं। बजट के ऊपर बात करने से पहले, अवामी बयानिया बनाने, अवामी बयानिया सुनने से पहले कुछ बात करेंगे। कच्चे के अंदर एक ऑपरेशन हो रहा है, डाकू पक्के के अंदर भी मौजूद हैं। कराची की इन्हीं सड़कों के ऊपर मेरे दाएं और बाएं हालात को इतने अच्छे नहीं है कि आप कहें कि पक्के के इलाकों के अंदर कोई अमन हो गया है, लिहाजा हमें कच्चे के इलाकों से सूरत हाल को ठीक करना होगा। लेकिन कच्चे की जो सूरत हाल है वो पक्के के ऊपर भी असरअंदाज होती है, यानी कि शहरों में भी होती है। वो कुछ इस तरीके से कि शहर से अगर खुदा न खास्ता कोई अगवा होता है तो अगवा होने के बाद उसे कच्चे के इलाकों में भेज दिया जाता है। कच्चे से मुराद दरिया का वो हिस्सा है कि जो सैलाब के दिनों में दरिया के हवाले होता है, जिसमें जंगलात भी उग जाते हैं, जिसमें फसल भी होती है। लेकिन आम दिनों के अंदर वहाँ पर जो है वो लोग अपनी रिहाइश बना लेते हैं। लोगों से मेरी मुराद है जराइम पेशा अफराद। तवील अरसे से सुनते आ रहे थे पंजाब में रहीमिया खान से उस तरफ वहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहा है, सिंध के अंदर भी ऑपरेशन की तैयारियां हैं, हो भी रहा है बहुत सारी जगहों पे। माजी में हमने देखा कि शिकारपुर के करीब जब ऑपरेशन हुआ कच्चे के जंगलात में, कच्चे के इलाकों में, तो वहाँ पे पुलिस की APC यानी कि पुलिस की जो ऐसी व्हीकल कि जिसको हम बुलेट प्रूफ कह सकते हैं, उसमें भी फायरिंग हुई और बहुत से जवान शहीद हुए, बड़े बड़े रैंक के अफसरान भी शहीद हुए। बहुत सारे मामलात इन ऑपरेशंस के हवाले से हैं, या यासीन ज़ियाउल के दौर से हो रहा है, लेकिन इन ऑपरेशंस की कामयाबी के हवाले से हमेशा सवालिया निशान रहा है, जिस पे एतराज़ ये भी उठता है कि ये ऑपरेशन नाकाम होने की एक बड़ी वजह सियासी सपोर्ट भी है। उन तमाम लोगों को सियासी सपोर्ट है कि जो जराइम पेशा हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छुप कर बैठे हैं। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे हैं न्यूज़ के कराची से। उबैद जो है पुलिस के साथ कच्चे के उन इलाकों में, सिंध के कच्चे के उन इलाकों में गए थे कि जहाँ पर जराइम पेशा अफराद मौजूद हैं। क्या देखा उबैद ने, किस तरीके से देखा, क्या क्या चीज़ें थी, कौन लोग हैं, क्या इनका मकसद है, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे ताकि पक्के के जो लोग हैं उन्हें कच्चे के जो बारे में मालूमात है उसमें कुछ तफसील हासिल हो सके। उबैद बहुत शुक्रिया आपका। उबैद कैसे गए थे, कितने लोग गए थे, जर्नलिस्टों को ले जाने का पुलिस के बकौल मकसद क्या था? जी, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 16 रिपोर्टर्स को सिलेक्ट किया था। वो 16 अफराद कच्चे के इलाके गए थे, गोडकी, कश्मोर, सक्खर और शिकारपुर के कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ पे हमारा विज़िट करवाया गया था। विज़िट करवाने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया पे जो डाकुओं की वारदातें हैं वो आने लगी थी, मज़दूरों का अगवा कर लिया, अगवा बर तावान की जो फुटेजेस हैं वो वायरल होने लगी थी। ऐसे में IG सिंध का ये सोचना था कि जहाँ पर जो पुलिस काम कर रही है उसको सामने लाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी खौफ फैला रहा था कि हनी ट्रैप के नाम से एक बड़ी चीज़ मशहूर हुई थी। खातून फ़ोन करती थी, बंदा कराची का हो, लाहौर का हो, वो खातून से मिलने के लिए कच्चे के इलाके में पहुँच रहा है, सक्खर में पहुँच रहा है, उसको बचाओ बंद पे कहती हैं कि आके हमसे आके मिलो, और वो डाकू आते हैं और ले जाते हैं। इस तरह 50 लाख। अच्छा, एक मिनट, ये हनी ट्रैप की आपने बात की, तो हनी ट्रैप में किस किस्म के लोग थे? क्या शहर के पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, या जो है वो ऐसे लोग कि जो कम तालीम याफ्ता थे, इन मामलात को, इन बातों को, इस ट्रैप को समझ नहीं पाते थे, कच्चे के बंद तक पहुंच जाते थे? आखिर किस किस्म के लोग थे जिनका डाटा पुलिस ने आपको दिया है? मैं फिर आगे भी आपसे पूछूंगा। हनी ट्रैप बहुत अहम आपने बात की है कि लड़कियों के ज़रिए, ख़वातीन के ज़रिए फंसाने वाले कौन लोग थे? ये डाकू ही थे जो कि ख़वातीन की मदद से भी, और कुछ ऐप ऐसी आ गई हैं कि जिसमें अगर कोई भी शख्स बात करे तो आग सुनने वालों को ऐसा लगता है कि कोई कम उम्र खातून उनसे मुखातिब है। अगवा होने वालों में तो पुलिस वाले भी शामिल थे। एक DSP साहब भी आवाज़ सुनकर जो है मिलने के लिए पहुंच गए थे। वो अलग बात है कि पुलिस ने उनकी कॉल ट्रेस कर ली और उनको अगवा होने से बचा लिया, वरना पुलिस की काफ़ी सुबकी होती। ना सिर्फ हनी ट्रैप में ख़वातीन का इन्वॉल्वमेंट होती है, बल्कि
आपको आपके भी इल्म में होगा कि सस्ता जानवर लेना हो, सस्ती भैंस लेनी हो, मुर्गे लड़ाने का बहुत शौक़ होता है, तीतर बटेर का बहुत शौक़ होता है। और जो शौकीन लोग होते हैं, छोटे मोटे ठेकेदार, छोटे मोटे ज़िम्मेदार, अगर उनको 50,000 रुपये का मुर्गा 15,000 रुपये में मिल रहा हो तो वो लेने के लिए भी सक्खर, कश्मोर, कंदकोट किसी भी इलाके में पॉइंट में वो पहुँच जाते हैं और वहाँ से उनको डकैत आसानी से अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर दरिया के करीब पहुंचते हैं और फिर भैंस की दुम पकड़ने के बाद कच्चे के इलाके में ले जाते हैं। अच्छा, क्या रेट क्या है ये नगवाकारों का? किसी फर्द को बेचारे को 15,000 रुपये के मुर्गा 5,000 में देने के नाम पर जो है वो अगर अगवा कर लिया जाए तो उसके रेट क्या हैं? तकरीबन 5 लाख से मामला शुरू थे। जो हमें हमारी पुलिस ने जो हमें ब्रीफिंग दी थी उसमें तो 50 लाख रुपए तक तावान लोगों ने वसूल किया, 50 लाख रुपए भी। और जैसे कि सी पैक इंटरचेंज भी घोटकी में आके लगता है, सी पैक इंटरचेंज है, वहाँ पर जो ठेकेदार रहते, सी पैक का काम शुरू हुआ था, ठेकेदार आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो पंजाब से आ रहे हैं, KPK से आ रहे हैं या कराची के या दीगर शहर के इलाकों के होंगे, उनको कच्चे की इतनी मालूमात नहीं होती, वो वहाँ पर आए हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनकी भी मुखबरी होती थी। जो मजदूर काम कर रहा है वो बताता था कि ये ठेकेदार है, इसके पास इतना कैश इस वक्त एट ए टाइम मौजूद होता है, तो मुखबरियाँ भी होती थी। फिर पुलिस के भी कुछ लोग जो थे, क्योंकि सिर्फ डाकुओं का मामला ये नहीं कि वो डाकू हैं, वो बरादरी भी हैं, वो शर हैं, जागीरानी हैं, तेगानी हैं, सहयो हैं, तो वो जो बाईकास्ट बंदा होता है वो अपने बंदे को मुखबरी भी देता है कि फ़लाना बंदा जो कराची से ठेकेदारी के लिए यहाँ पर आया हुआ है वो उसके पास इतना कैश होता है। यानी कि हम ये बासानी समझ सकते हैं कि ये एक पूरा नेटवर्क था। लेकिन वैद अगर ये पूरा नेटवर्क है तो इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ज़ाहिर मल्टीपल किस्म के ऑपरेशन चाहिए। ये अगर आप कहते हैं कि ये साइबर वेज भी यूज़ कर रहा है, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर रहा है, ऐप्स भी इन्होंने बनाई हुई हैं, डेटिंग ऐप्स के नाम पे भी ये कोई ना कोई काम कर रहे हैं, या दीगर ऐप्स के ऊपर भी ये निगरानी कर रहे हैं। फिर आपने बताया कि मुखबरी का भी एक नेटवर्क है। तो पुलिस ऑपरेशन का इस वक्त स्केल क्या है? गोली से मार देना दुश्मन को सामने पहचान के, या ऑपरेशन करना, लोगों के घर ढहा देना, गिरा देना, ये तो पुलिस और सिक्योरिटी इदारे में मुस्तकिल कर ही रहे हैं। तो किन किन महाजों पे पुलिस को काम करना पड़ रहा है? पुलिस ने अब जदीद टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया। पुलिस का जो रवायती तरीका था, DIG सक्खर जावेद जसकानी साहब से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा माजी में भी ऐसा होता था कि अगर हम डाकुओं के गांव पर अटैक करते थे, ऑपरेशन करते थे, तो वापसी पर उनके घर का सामान या उनके घर को नजर आतिश करना या गंदम वगैरह जो फसल होती ताकि उनकी रस्त काट दी जाए, उनके पास आमदन का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाए, उस सेंस में होता था। ऐसा नहीं था कि पुलिस जाके लूटमार कर रही है, वो काटना का सिलसिला होता था। लेकिन पुलिस ने अब इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली जो उसका बच्चा है, जो टीनेजर है उस वक्त, वो ये सब सारी चीज़ें देखता है तो उसके अंदर एक बगावत, एक गुस्सा जन्म लेता है। तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया कि ऐसे कुछ हरकत ना की जाए कि बरादरी में या कौम में या कबीले में जो है वो पुलिस के हवाले से नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि पुलिस का झगड़ा या पुलिस की कार्रवाई कबायली झगड़े में तब्दील ना हो जाए। जी बिल्कुल, ऐसा ही मामला होता है। माजी में हमने देखा भी है, बल्कि गुज़िश्ता माह एक पुलिस मुकाबला हुआ था, उसमें 2 डकैत मारे गए। मारने वाला जो SHO था वो भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखता था। जिरगा हुआ और उसके ऊपर जुर्माना हुआ। अब या तो वनी वाला मामला होता है कि बेटी दो, ज़मीन दो या पैसे दो, और पुलिस वालों ने जाके वहाँ पर जो है सरदार के सामने पैचअप किया। तो अब पुलिस जो है वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रही है, कुछ जदीद टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद पर काम कर रही है। वहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प करैक्टर भी हमें सुनने को मिला, सोनू शर, जो कि डाकुओं का तर्जुमान है, और सोशल मीडिया फेसबुक पे जितने भी मुगवी हैं उनकी वीडियो, यानी कि पुलिस का एक अच्छा कच्चे के डाकुओं का एक तर्जुमान है जो सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्टेड है। जी बिल्कुल, वो फेसबुक पर मुगवियों की वीडियो डालता है और बताता है कि इसको इतना मारा है, इसके इतने पैसे हमें चाहिए, नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। तो वो भी बड़ा मशहूर है। पुलिस की हर कार्रवाई जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसके बाद उसकी वीडियो आती है कि ये ऐसा नहीं ऐसा था, रद्द-ए-अमल देता है। तो वो भी बड़ा फेमस है वहाँ पे, और पुलिस का हर बंदा उसको जानता है। लेकिन सोनू शर कहाँ है, कहाँ से बैठ के फेसबुक चला रहा है, ट्विटर चला रहा है, कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, लेकिन ये पुलिस की कार्रवाई यकीनन बहुत अच्छी होगी, सारी बातें आपकी यहाँ तक ठीक है। लेकिन माजी में हमने देखा कि पुलिस ऑपरेशन से घबराती है। ऐसा भी हुआ कि एक DSP जब APC के हमरा पहुँचे तो उसके ऊपर अटैक हो गया। पुलिस एहलकारों की मैंने वीडियोस देखी जिसमें वो कहते हैं कि जी गोली जब अंदर क्रॉस करके आई तो गोली अंदर घूमना शुरू हो गई, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए, ड्राइवर को लगी, गियर वाले हैंडल को लगी। बड़ी मशहूर ये तमाम चीज़ें हमने माजी में देखी हैं। फिर पुलिस का ऑपरेशन भी हमें लगता है कि बड़ा फुसफुसा सा है। मतलब 2 पुलिस एहलकार जिस तरह से जाके किसी को गिरफ्तार करते हैं, इसी तरीके से 2 मोबाइलों पे आपने जो है वो एक ऑपरेशन कर दिया। तो पुलिस कितनी संजीदा नज़र आती है, कितने बड़े स्केल का ये ऑपरेशन है अगर हम फिज़िकल ऑपरेशन की बात करें? जी देखें, अभी जो सूरत हाल हम वहाँ पर देख कर आए हैं, तकरीबन 138 किलोमीटर का इलाका है, कच्चे का गुद्दू बैराज और सक्कर बैराज, जिस तरह कि आपने बताया कि
सैलाब की नज़र हो जाता है बारिशों में, सैलाब जब आता है। वो जो 138 किलोमीटर का इलाका, उस 138 किलोमीटर के इलाके में पक्की चौकियां तामीर की जा रही हैं। तकरीबन 70 के करीब चौकियां बचाव बंद पर कायम कर ली गई हैं, जिनमें तकरीबन 8 पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाता है। स्नाइपर भी दे दिया गया है। B6 और B7 कैटेगरी की बख्तरबंद भी उनके हवाले की गई है। गश्त का सिलसिला रोक दिया है, क्योंकि गश्त में मामला ये होता था कि वो घात लगा के बैठे हुए रहते थे, और ऐसे में कच्चे के इलाके में जो कानून नाफिज करने वाले हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा उबैद, अब मैं अख्ताम ब्रेक की तरफ जाना है, मैंने प्रोग्राम में आगे भी जाना है। आप एक रिपोर्टर हैं, जाहिर है कि ये कोई ऐसा इवेंट नहीं था कि किसी पैरा ट्रूपर को ले जाके दिखा दिया, और आप मतलब क्राइम के हवाले से यहाँ जो शहर में जुर्म हो रहे हैं, क्राइम पे आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको पुलिस की संजीदगी का भी एहसास हो जाता है कि जब किसी भी चीज़ के हवाले से, चाहे फिर वो गुटखा मावा का ऑपरेशन हो, तो रिपोर्टर्स को हमने देखा है पहले पता होता है कि पुलिस कितनी संजीदा है और इसका आउटकम क्या निकलना है। तो आप जब वहाँ पर गए, ठीक है पुलिस के मेहमान थे, लेकिन हकीकत मुझे बताइएगा कि कितनी संजीदा आपको नज़र आ रही थी, क्योंकि 2 मोबाइलों वाला काम अगर करेंगे तो इसका मतलब संजीदगी अभी भी नहीं है। तो चौकियों का आप बता रहे हैं, कितना आपको नेटवर्किंग के ज़रिए ये लग रहा था कि यहाँ पर इस वक्त पुलिस संजीदा है, क्या एहसास लेके आए हैं? जी, जो हमें ब्रीफिंग हुई और जो जाके हमने वक़्वे पे जाके चीज़ें देखी, क्योंकि हम बेया फोर तक गए थे, रोती थाना का इलाका था, और उस वक्त भी जो पुलिस हमें ब्रीफिंग दे रही थी वो कह रही थी कि जनाब आप लोग टावर पे, वहाँ पे 40-45 फीट ऊंचे टावर भी बना रखे हैं, और कहा था कि जनाब सामने 300 मीटर की दूरी पर डाकू बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा ख्याल करें, यह ना हो कि वहाँ से फायर हो। स्नाइपर दिए गए हैं, हैवी मशीन दी गई हैं, B6 B7 बख्तरबंद गाड़ियाँ दी गई हैं, 5400 के करीब जो एकड़ अराजी है वो पुलिस ने वागजार करवाई है। 37 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हुए हैं, 11 को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, 85 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया है। ये घोटकी की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, घोटकी, सक्कर, शिकारपुर की। कश्मीर का इलाका अभी भी सेंसिटिव, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं कि वो लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन बात होती है कमांड की, और जो बार बार हजीमत उठानी पड़ती है उनको, जैसे कश्मीर घोटकी को पुल बनाने के हवाले से एक मुकाम ऐसा आया दुरानी महर, वहाँ पर एक बड़ी सी कश्ती थी, कार्गो कश्ती, उसमें तमाम पुलिस की मोबाइलें लोड हुई हैं, और फिर हमने दरिया पार किया, उसके बाद फिर कच्चे का तकरीबन 50 मिनट का सफ़र तय शुरू किया है। उन्होंने बोला ये पुल बन जाएगा तो कश्मीर पुलिस जो है वो क्विक रिस्पांस कर सकेगी अगवा बराए तावान के, क्योंकि डाकू जो हैं वो दरिया पार आसानी से करते हैं, खेतों में जाके अपनी गन रख देते हैं और बैठ जाते हैं, तो एक आम हारी में और डाकू में फ़र्क नहीं रहता। तो वो अंधाधुन ऐसा नहीं है कि किसी भी गाँव में घुस जाओ, क्या कहते हैं, गिरफ्तारियों को। मैं एक आखिरी मुझे बिल्कुल चीज़ बताएं, मेरे जहन में हमेशा एक बात ही आई है कि ऐसा महसूस होता है कि ख़ास तौर पर इस डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में पुलिस एहलकार नहते होते हैं। जो डाकू हैं, अगर आप उनका सोशल मीडिया के ऊपर असलाह देखें तो उनके पास जदीद किस्म की SMGs हैं, उनके पास मार्टर गोले हैं, मुख्तलिफ ऐसे वहाँ पे हथियार उनके पास हो सकते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया के पास वो 4 चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा हो, लेकिन क्या पुलिस इक्विपमेंट आपको नज़र आई? क्या नज़र आया कि पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है, जब पुलिस एहलकार सिक्योर नहीं होगा तो अगली दफ़ा ऑपरेशन करते हुए बहरहाल हर फर्द को अपनी जान अजीज़ होती है। ये खुदा ना खास्ता कोई किसी दुश्मन मुल्क से वो नहीं है, आपका टाकरा नहीं है कि जिसके अंदर शहादत का जज्बा लेके आप जाएंगे। ज़ाहिर है कि फोर्सेस के मोराल बुलंद है, लेकिन बहरहाल कितने सिक्योर होते हैं, कितनी हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट उनके पास होता है? अभी जो IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने तो पुलिस को जदीद गाड़ियाँ भी दी हैं, बख्तरबंद भी दिए हैं, असलाह भी दिया है। इसके साथ ही साथ CM को एक IG सिंध की जानिब से एक लेटर भी लिखा गया था, जिसमें आर्म फोर्सेस को जो असला इस्तेमाल करती हैं उसकी इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन वो हमारे ज़राए बता दें कि वो इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि उस पर जो काबीना का भी, यानी कि सिंध गवर्नमेंट का भी जो इजलास होता काबीना का, उन्होंने भी कहा था कि ये ह्यूमन राइट्स इशू बन जाएगा कि अपने लोगों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा भारी असला नहीं चला सकते। डाकू तो खैर स्मगलिंग का माल है उनके पास, और दीगर तरीक़ों से उनके पास रॉकेट लॉन्चर तक भी आ जाता है, लेकिन फोर्सेस को कुछ ख्याल करना पड़ता है कि वो अपने लोगों के ऊपर जो है वो बड़ा हथियार नहीं चला सकते। लेकिन बहरहाल जो हम वहाँ पे सूरत हाल देख कर आए हैं कि पुलिस जो है वो अच्छे हथियारों के साथ इलाके में मौजूद है, और सिक्योरिटी भी है। पुलिस एहलकारों के पास वेस्ट हैं, जो आप ये कह लें कि उन्होंने ज़रा पहनी हुई है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनके पास। जी बिल्कुल, बुलेट प्रूफ जैकेट भी है। हत्ता कि जो हमारी पूरी टीम थी, 16 रिपोर्टर, 16 कैमरामैन, हमें भी बुलेट प्रूफ जैकेट दिया गया था। तमाम SOPs को फॉलो किया गया था, और वहाँ पर 47 डिग्री सेंटीग्रेड की जो शदीद गर्मी है उसमें पुलिस एहलकार जो हैं वो बुलेट प्रूफ और हेलमेट और तमाम चीज़ों के साथ वहाँ पे मौजूद थे। सेफ्टी का भी ख्याल किया जा रहा है, क्योंकि बहरहाल वो जो कुछ भी कह लें कच्चे का इलाका उनका है, वहाँ पे कबाइल आबाद हैं,
उनका पलना बढ़ना सब कुछ, और वहाँ पे पुलिस तैनात हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया उबैद शाह ने बड़ी तफसील से हमें बताया कि पक्के के अंदर जो मुश्किलात हैं, अगर उसका कच्चे से कहीं ताल्लुक़ है तो उसको ख़त्म करने के लिए सिंध पुलिस संजीदा भी है। एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, पंजाब के अंदर भी हो रहा है, सिंध की तरफ भी हो रहा है, कि जिसके बाद ये उम्मीद है कि जिस तरीके से सिंध से कबायली झगड़े ख़त्म हुए हैं या कम हो गए हैं, उस तरीके से कच्चे के डाकुओं का भी कला कमा किया जा सकेगा। कुछ बात करेंगे पक्के के हवाले से, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अवामी बयानियाँ देखते हैं, पक्के के लोगों का क्या कहना है, कितनी मुश्किलात उन्हें उठाना पड़ रही हैं, कितने मामलात ख़राब हो रहे हैं और कितने बेहतर की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? यार वालेकुम सलाम भाईजान। भाईजान कितने का गिलास चल रहा है आजकल ये नींबू पानी का? 40 रुपए 50 रुपए ये लो सर। तो इसमें महंगा क्या है? नींबू महंगा है, चीनी महंगी है या पानी महंगा है? हर चीज़ महंगी है सर, चीनी भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। क्या कॉस्ट क्या पड़ती है आपको? नींबू की क्या कॉस्ट पड़ती है? नींबू भी सही है सर, अभी तो सही है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि महंगाई कितना परेशान कर रही है, हालात कितने ख़राब लग रहे हैं? महंगाई बहुत है सर जी, बहुत महंगाई है, गरीब आदमी क्या करे। किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा परेशानी होती है? हर चीज़ की परेशानी है। हर चीज़ के ऊपर होती है। क्या हाल है भाईजान, क्या काम करते हो? भाई मैं पंचर का काम करता हूँ। तो पंचर गाड़ियाँ बहुत हो रही हैं या अच्छे टायर आ गए हैं, अब कम होती है? नहीं, ये है कि अभी तो थोड़ी सहूलत हो गई है कि अभी टायर थोड़े अच्छे आ रहे हैं, क्वालिटी अच्छी आ रही है, मगर ये है कि रेट इन्होंने बहुत हाई कर दी है, क्वालिटी लो कर दी है, हर बंदा परेशान है, गरीब बंदा है। अब एक बात है कि एक बंदे की जो है, सारा बंदा 8 घंटे नौकरी करता है, उसकी 500 रुपये दिहाड़ी है। अगर उसकी एक ट्यूब भी महंगाई इतनी हुई है, 550 रुपये की हम ट्यूब डालते हैं ओरिजिनल 1 नंबर। अगर उसकी एक ट्यूब पंचर हो जाती है, सारा दिन वो बेचारा कमा रहा है और आगे 500 रुपये की ट्यूब डलवा लेगा, तो क्या घर लेके जाएगा, क्या हमारे को देगा, या क्या बीवी बच्चों को लेके जाएगा? आपका गुजारा कैसे हो रहा है? हमारा गुजारा ऐसे हो रहा है कि शुक्र है उस मालिक का जो रब की ज़ात का है। आमदन कम हुई है आपकी? अगर आप मिसाल के तौर पे आज से 6-7-8 महीने पहले 100 रुपये दिन के कमा रहे थे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो अब कितने कमा रहे होगे? 110 कमा रहे हो या 90 कमा रहे हो? भाई अभी ये कि पहले से थोड़ी क्वांटिटी कम हो गई है, पहले आमदनी ज़्यादा थी, अभी आमदनी कम हो गई है क्योंकि महंगाई इतनी है। पहले हम पंचर लगा रहे थे 70 रुपये का, अभी हम पंचर लगा रहे हैं, पहला पंचर 100 रुपये का, बाकी पंचर 80-80 रुपये का। तो ये है कि उसमें हमारे को थोड़ा नुकसान होता है, इतनी आमदनी नहीं है, कारीगरों को दिहाड़ी है। अब 24 घंटे बंदा काम करता है, उसके 2000 रुपये दिहाड़ी है। अब इतने में काम नहीं होता ना, ये भी आप देख लीजिए, अब यहाँ पे कैसा सन्नाटा लगा हुआ है, ना नौकरी है ना कुछ, यार बंदा परेशान है। चलो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात का जो है वो अजाला करे। क्या करते हो? स्कूल पढ़ता हूँ। किस स्कूल में? ट्रिनिटी। तो पेपर हो गए हैं, किस क्लास में पढ़ते हो? अभी 9 क्लास में पढ़ते हैं, अभी बोर्ड हुए हैं, अभी प्रैक्टिकल रहते हैं। अच्छा ये बताओ कि महंगाई है मुल्क में, हालात कैसे लगते हैं? आप स्टूडेंट हो, जाहिर है कि आप मुस्तकबिल आपका है, तो आपको कैसा लगता है, मुल्क के हालात कैसे लगते हैं? बस महंगाई बहुत हो गई है, क्या करें अब। तो ये अभी यहाँ पे आप बस के इंतज़ार में खड़े हो? नहीं, वो दोस्त की बाइक ख़राब हो गई थी, बस अब जा रहे हैं। कितना खर्चा आता है बाइक पे आने जाने में? 200 का पेट्रोल आता है। रोज़ाना 200 का लगता है? तो कितने पैसे आते हैं एक बंदे के उसमें? 60-30 रुपये? नहीं, कभी कभी जाते हैं तो छोड़ देता है, वरना तो भी कभी दे देते हैं इसको। तो वैसे स्कूल से घर जाने का, घर से स्कूल आने का खर्चा कितना लगता है? वैसे पैदल जाते हो भाई, कितना खर्चा आ जाता है रोजाना का? मैं तो बाइकिया पे आता हूँ, मेरा तकरीबन 100-150 रुपये लगते हैं आने के, और जाने के भी इतने ही लगते हैं। यानी कि आपके अगर 150 रुपये के हिसाब से लगाएं तो दिन के 300 रुपये लगेंगे? जी, बाकी उसके अलावा ये नॉर्मल खाने पीने के अलग। तो महंगाई महसूस होती है? घर वाले कहते हैं कि भाई इतना खर्चा होता है, तुम्हारी पढ़ाई पे ठीक से पढ़ा करो? जी, महंगाई तो बहुत हो गई, घर वाले भी बोलते हैं सही से पढ़ा करो। क्या बनोगे बड़े होके? कितना सोच के अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम बड़े होंगे, काम करेंगे? क्या ज़हन में आता है? मैं इंशाल्लाह आईटी ऑफिसर बनूंगा बड़े होके, अभी मैं उसी का कोर्स भी कर रहा हूँ साथ साथ। चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आगे की तरफ आते हैं भाई, लोगों से बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे चल रहा है रक्शे का काम? सवारियाँ क्या बातें सुनाती हैं? सवारी सर यही बहुत बोलती है महंगाई, हम तो बोलते हैं पेट्रोल इतना महंगा है, हम क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, मेहनत मजदूरी तो करेंगे, चोरी तो नहीं कर सकते बंदा इंसान। अभी बजट आ रहा है तो आप कोई तवक्का करते हैं कि हुकूमत अच्छा रिलीफ देगी? क्या मैसेज क्या देंगे हुकूमत को? इंशाल्लाह ताला मैं हुकूमत तो यही करेगी ना, इंशाल्लाह ताला कम ही करेगी, हम तो यही चाहते हैं। किन चीज़ों के ऊपर आपको लगता है कि पैसे कम होने चाहिए तो उससे मुल्क के हालात बेहतर होंगे? सबसे मेन चीज़ जो है ना, खाने पीने के असरात जो है सही है ना, बाकी जो है ना, जो भी गरीब आदमी है उसके लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए भाई, उसके लिए रोज़गार होना चाहिए, सही है ना।
आपकी आमदन भी कम हुई है या आमदन आपकी ठीक है उतने की उतनी है, बस ये है कि महंगाई बढ़ गई है? 3000 कमाते हैं सर, और तकरीबन 1800-1900 का पेट्रोल लग जाता है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मिसाल के तौर पे अगर आप ये सोचें कि पहले आप महीने के 20,000 कमा रहे थे, तो अब उसमें कमी हुई है या 20 से 22,000 कमाना शुरू हो गई या 18,000 कमाना शुरू हो गई? क्योंकि महंगाई एक अपनी जगह है, आमदन में कमी भी हुई है लोगों के। कम होगी, बहुत कमी होगी है, बहुत कम हो गई है आमदनी। यानी कि महंगाई भी है और आमदन में कमी भी है। जी जी जी। हुकूमत से क्या अपील करते हो? हम तो ये चाहते हैं भाई कम होने चाहिए, सही है ना। अगर हमारे को कोई फ़ायदा मिलेगा तो कुछ 4 पैसे बचेंगे तो इंसान को आगे हुकूमत को भी दुआ देगा। हुकूमत को भी दुआ तभी देंगे जब 4 पैसे बचेंगे, जाहिर है लोग परेशान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। क्या काम करते हो भाई? सर मैं तो PTCL में होता हूँ। PTCL में होते हो? यार इंटरनेट आप लोगों का बहुत मुनासिब चलता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है नहीं हो रहा? जी जी सर, काम तो हो रहे उसमें। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का, कुछ अगर बताना चाहो? सर महीने में तो 40 कमा लेते, लेकिन फिर भी 1 रुपया नहीं बचता है। कहाँ के रहने वाले हो आप असल में? मैं लोयर दीर का रहने वाला हूँ। मैं लोयर दीर छोड़कर कराची आया तो मजदूरी करने, लेकिन यहाँ पे भी हालात इतना ख़राब है, भी वापस जाना पड़ रहे। तो वहाँ यहाँ से पैसे कितने भेजते हो? यहाँ कितना खर्चा आपका, अकेले रहने में खर्चा कितना हो जाता है? सर मैं अकेले रहने में भी पैसे ख़त्म हो जाती है, फिर महीने के एंड में उधार लेना पड़ता है। कितनी आमदन होनी चाहिए एक आदमी की जिससे उसका गुजारा हो जाए? फी का आमदन कम हुई है, अगर इसको सोचा जाए तो एक आदमी का गुजारे के लिए, अपने गुजारे के लिए, फैमिली के, बच्चों के कितना खर्चा हो जाता है पाकिस्तान में? यार पहले दौर में अगर किसी की 80,000 रुपये तनख्वाह होती लोग समझते थे कि यार बहुत ज़्यादा तनख्वाह है। अगर इस दौर में कोई 1 लाख रुपए से कम बना रहे तो समझो कि उनके डॉक्टर और उनका काम नहीं हो रहे, गरीब के गरीब मर जाएंगे। चलें जी, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हो? बजट कैसा होना चाहिए? हुकूमत से मुतालबा करना चाह रहे कि भाई इस दौर में लोग अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाले, या आटा ख़रीदे या घी ख़रीदे, क्योंकि बस में नहीं है कि लोग ये बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी। ये एक ज़रा एहसन इसको फोकस कीजिएगा। कराची में खचाड़ा बसें चलती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर कोई अच्छी खबर आई है वो उसके साथ एक और बस है। एहसन ज़रा फोकस कीजिएगा। ये बसें थी कराची के अंदर, ये अब तब्दील होके अल्लाह का शुक्र है कि इन रूट्स के ऊपर जो ये अहम शहर के रूट्स हैं उस पर इस बस के बजाय अब सुरख बस भी चलती है और काफ़ी अच्छी तादाद के अंदर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे बातचीत के दौरान ही काफ़ी सारी गुजरी हैं, तो कुछ ना कुछ रिलीफ बहरहाल इन बसों की सूरत में मिला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो बयानिए की तरफ चलेंगे, अवामी बयानिए की तरफ, महंगाई के हवाले से, बदअमनी के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, सियासी कशमकश के हवाले से। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अवामी बयानिए पे बात कर रहे हैं, मौजूद हैं कराची के एक बाज़ार में, लोगों से बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मसाइल, हर हफ्ते ही जानते हैं, इस हफ्ते भी जानने की कोशिश करेंगे उनके मसाइल बुनियादी तौर पर हैं क्या। क्या काम करते हो बड़े भाई? सर मैं असिस्टेंट हूँ वकील के साथ। वकील के साथ? जी। अच्छा, ये बताओ कि कोर्ट के अंदर तो सुना है बड़ी कमाई होती है, जो भी आता है कुछ ना कुछ दे के जाता है, तो आप लोगों को भी महंगाई मुतासर करती है? जाहिर सी बात है सर, महंगाई तो मुतासर करेगी। कोर्ट्स के क्या हालात हैं? इंसाफ बर वक्त मिल रहा है या तारीख पे तारीख चल रही है? सर इसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते, इतना इल्म है नहीं। जाहिर सी बात है तारीख ही मिलेगी। अच्छा, आपकी आमदन के अंदर कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक लोगों की महंगाई के साथ साथ आमदन के अंदर भी फ़र्क पड़ा है, तो आप पहले जितना कमा रहे थे अब भी उतना ही कमा रहे हो? नहीं सर, अभी भी वही हिसाब है, जो चलती बढ़ती हो रही है थोड़ी बहुत वही चल रही है, इतनी आमदनी तो है ही नहीं। बजट आने वाला है, क्या तवक्का रखते हो, क्या मुतालबा करते हो? पर जाहिर सी बात है सर, जो होगा देख लेंगे, जो भी बजट आए। चलें जी, जो होगा देख लेंगे। ज़ाहिर है कि बहुत सारे मामलात अल्फाज का गोरख धंधा होते हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि सीधी सीधी बात करो, और सीधी बात यही है कि जो होगा देखी जाएगी। और अमूमी तौर पर इस वक्त सोसाइटी में हो भी यही रहा है कि लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो कहते हैं ठीक है जो होता है होता जाए, देखेंगे क्या करना है। ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मज़ीद मेहनत करना शुरू कर देंगे। जी आगे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क के हालात, आने वाला बजट, क्या तासुरात हैं, क्या समझते हैं? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? हम लोग भी जिम्मेदार हैं जो वोट डालते हैं ऐसे लोगों को जो मुल्क को परेशानी की तरफ लेके जाएं, या आपको लगता है कि इस मुल्क के बुनियादी मामलात ही ऐसे ख़राब हैं? नहीं, सब जिम्मेदार हैं। हम लोग अपने तौर पे भी जिम्मेदार हैं और जो सियासतदान है वो भी जिम्मेदार। अच्छा, महंगाई का रोना हर जगह से हमें सुनने में आ रहा है, तो इसमें ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? हुकूमत को क्या रिलीफ के काम करने चाहिए? हुकूमत को प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनी हुई हैं, उनको फ़ाल करना चाहिए कि वो जाके मालूम करें
कौन सी चीज़ की क्या प्राइस है, तो उसको फिर ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें। कानून तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बजट आने वाला है, कोई उम्मीद है आपको कि रिलीफ मिलेगा? नहीं मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद जो है वो कुछ टूटती हुई दिखाई दे रही है लोगों की। मजीद भी आगे चलेंगे। क्या काम करते हो बड़े भाई? सर हम बाइकें चलाते हैं। यार मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था किसी बाइकिया वाले को। तो बाइकिया चलाने से पहले क्या काम करते थे? सर मैं रेस्टोरेंट में शेफ था, मगर जॉब ख़त्म हो गई लॉकडाउन में, हालात ऐसे हो गए बस सब, उसके बाद बाइकें चलाना पड़ रहा है। तो बाइकिया जब आप चला रहे हो तो कितनी बचत आपको हो रही है, कितना कमा के घर ले जाते हो? बस सर 800-900 रुपये बच जाते हैं। सही है, 5-6 घंटे में काम करते हैं अपना। जो सवारियां बैठती हैं वो भी परेशान हो रही होती हैं कि यार पैसे बढ़ा दिए आपने, या बस लोग खामोशी से बैठते हैं चले आते हैं? बस सर कुछ सवारियां होती हैं करती हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं करते बस। अच्छा, आप कितने लोग हो गए बाकी बाइकिया के साथ आपके इल्म के अंदर के जो इस काम की तरफ चले गए हैं? ये बचत है इसमें नहीं है? सर बहुत लोग चले गए हैं, अब क्या करें, कारोबार है नहीं, सब अपने काम में लग गए हैं, बस क्या करें। अच्छा, किन इलाकों के अंदर चलाते हो बाइक? बस सर पूरा कि ये कराची, ये गार्डन हो गया, सदर हो गया, ये सब जगह पर। 1 लीटर अगर मिसाल आप लें कि 290 का है या 300 के करीब है, तो 1 लीटर में बाइक आपकी कितनी चलती है, आपको बचत कितना देती है? सर 1 लीटर में तकरीबन 400 से 450 रुपये कवर हो जाते हैं। यानी कि 100-125 रुपये कवर हो जाते हैं। उसमें बाइक की डेप्रिसिएशन भी है, उसका ऑयल पानी मेंटेनेंस भी है। मेंटेनेंस भी है और भी चीज़ें, ऑयल है और भी चीज़ें हैं, मतलब पंचर हो जाए तो वो अलग मसला। चलें जी, हवाई रोज़ी है, मिल गई तो अच्छी बात है। इंटरनेट बंद हो गया हालात ख़राब की वजह से, तो वो भी काम गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है काम? जब सवारियाँ बैठती हैं क्या बातें उनकी होती हैं? महंगाई पे बात करते हैं लोग, मुल्की मामलात पे करते हैं बात? हम बहुत ज़्यादा महंगाई पे तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जहाँ हम 100 रुपये किराया लेते थे अब 150 मांगते हैं, तो वो कहते हैं हाँ इतना महंगा हो गया रिक्शा। तो जहाँ हम 100 रुपये किलो गैस या पेट्रोल 100 रुपये लीटर चलाते थे, अब 250 रुपये लेते हैं। तो सवारी से 50 भी ज़्यादा मांगो तो वो उनको बहुत अजीब लगता है। अच्छा, ये बताएं कि ये रक्षा जो है ये क्या एवरेज देता है 1 किलोमीटर के ऊपर, या 1 किलो गैस के ऊपर क्या एवरेज देता है? 1 किलो गैस की एवरेज निकलती है, 250 की गैस है, तकरीबन 600 से 700-600 रुपये निकलता है। लेकिन उसका ये रेंट होता है 500 रुपये एक दिन का रेंट होता है। उसके बाद 100 रुपया अलग से रेंट होता है जहाँ खड़ा करना होता है। 600 रुपये तो हमने देने ही देने हैं, वो काम के अलावा कुछ भी काम अचानक निकला है। महंगाई इतनी है, जो पुर्जा 100 रुपये का था अब वो 300 का, 800 का, 600 का हो गया। यानी कि मेंटेनेंस आपके ज़िम्मे है इस गाड़ी की? सब कुछ हमारे ज़िम्मे होता है। मालिकों ने सिर्फ 500 रुपये दिन का ले लेना है। उनके लिए काम मिले नहीं मिले, उनके लिए ख़राब हो जाए हमें बना के दो, जैसे ले गए हो वैसे ही दो, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सब हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, आपकी जो आमदन है इसमें भी खुदा न खास्ता कमी हुई है या सिर्फ खर्चा बढ़ गया है? इन 3-4 सालों में तो बहुत कमी हुई है ईमान से। यानी कि अगर 100 रुपये कमाते थे तो पहले 80 पे रह गई है या 90 पे रह गई है? 80 से भी कम लगा लें। पहले हमें 100 में से 40% बच जाता था, डेफिनेटली हम खुद कहते हैं। अब यकीन करें 20% भी मुश्किल है, 100 में 20% भी हमें मुश्किल है, क्योंकि इसके सारे खर्चे डालने पड़ते हैं। चलें जी नाज़रीन, एक बात हमें समझ में आ रही है बार बार गुफ्तगू के नतीजे में कि लोगों की अगर आमदन कम हुई है तो उसकी बुनियादी एक वजह यह भी है कि एक पंचर या एक सवारी को बिठाने का जो ख़र्चा था उसमें भी लोगों ने जो है वो इतना ही इजाफा किया है कि जो सवारी चलती रहे, पंचर लगता रहे, दुकान से माल ख़रीदा जाता रहे। ये नहीं आप कह सकते कि अगर पेट्रोल 100 रुपये बढ़ा है तो किसी ने अपनी आमदन के अंदर उन 100 रुपये का इजाफा कर लिया है, बल्कि हुआ यह है कि कुछ लोगों ने सेक्रीफाइस किया अपनी आमदन में, और कुछ जो है वो सूरत हाल यहाँ दिखाई देती है कि सस्ते की सूरत में या इजाफे की सूरत में जो है वो फ़िक्स किया गया है। मज़ीद भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस बात को क्लैरिफाई करना ज़रूरी था कि लोगों की आमदन भी जो है वो बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं कि कम हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी सर। भाई आप खुद परेशानी में थे, आपका रक्षा स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमने आपको फिर भी परेशान करने का मज़ीद सोच लिया है। क्या हुआ है रक्षे को? कुछ नहीं, ऐसे ही मसले करते रहते। पहले जो 2 स्ट्रोक रक्षे थे उसमें तो हम देखते थे हर वक्त प्लग का मसला था, पटाखे मारते थे, तो अभी ये जो CNG रक्षे इनमें क्या प्रॉब्लम आती है? ज़्यादा कुछ मसला है। क्या क्या मसले आते हैं? क्योंकि इनमें ये ज़्यादा गैस किटें उड़ती है, रेडिएटर का सिस्टम दे दिया, ये बड़ा गंदा दे दिया है। गैस किट तो आपकी गलती की वजह से नहीं उड़ती कि आपने अंदाज़ा नहीं किया, पानी कम था?
पानी असल में हमारे रेटर ऐसी चीज़ है ना, ये किसी पर भी चौक हो सकता है। वो पानी इसका रेटर का सिस्टम बड़ा गंदा दे दिया है। अगर रेटर नहीं होता तो काबली इंजन डालते ना तो समझ आती। तो इसमें इंजन चेंज भी हो जाता है या आप इसी इंजन पे चलाना मजबूरी है? इसी इंजन में चलाना मजबूरी है क्योंकि 36-40 हज़ार का इंजन है। अच्छा, आपको अपनी कितनी बचत हो जाती है अगर आप बताना चाहो? पहले आमदनी होती थी, अभी तो कम से भी कम हमारे 800-1000 रुपये मुश्किल से बचा के जाते हैं। तो आपने अपने किराए के अंदर भी कमी की है, यानी कि पहले आप अगर यहाँ से जाते हो एम्प्रेस मार्केट तक तो 100 रुपये लेते हो, तो आपने अब उसमें कमी करके कर दी है कि यार खर्चा बढ़ गया तो 120 कर लेते हैं, 150 नहीं करते? वही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अभी आपको पता है पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है अभी। अच्छा, जो लोग बैठते हैं, सवारियाँ बैठती हैं, क्या बातें कर रही होती हैं? ऐसे ही जो है इनके तो अपनी हेडिक है ना। नहीं मतलब महंगाई के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या आजकल बातें हो क्या रही हैं? उनको पैसे बताओ तो वो बोलेंगे क्यों इतना तुम लोग लूट रहे हो, ये कर रहे हो। अभी लूट रहे क्या हो, हम लोग को जो लूट रहे हो और कोई नहीं है। आप क्या कहते हो भाई? हम क्या कहें यार भाई, हम लोग तो मर गए यार, महंगाई ने मार दिया। 6 महीने से बच्चे घर में बैठे हुए हैं स्कूल के बगैर, क्या करेंगे? फीस के पैसे नहीं है? फीस नहीं है भाई, स्कूल के 4-4 हज़ार रुपये फीस थी। 6 महीने से बैठे हुए हैं घर पे स्कूल के बच्चे। सरकारी स्कूल मौजूद हैं जहाँ मुफ्त तालीम मिलती है। सरकारी स्कूलों में जाओ, सरकारी स्कूलों का नाम ही है, बोलते हैं कि भाई ये लाओ फलाना लाओ, यूनिफॉर्म किताबें यहाँ से बोलते हैं मिलती हैं, जब जाओ तो बोलते हैं यूनिफॉर्म किताबें लाओ। फिर क्या फ़ायदा गवर्नमेंट स्कूल का यार? एडमिशन फ़ीस वहाँ पे भी 1000-2000 रुपये मांगते हैं, बोलते हैं फिर मंथली फ़ीस तो नहीं लेते, बोलते हैं 1000-2000 रुपये एडमिशन फ़ीस लो। क्या करें, आज 6 महीने से बच्चे घर में बैठे हो। लेकिन कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बच्चों को किसी न किसी तरह पढ़ाएंगे? अब क्या करें, अब महंगाई देखो, मकान किराए का मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे करें? 600 रुपये किलो तेल है, 5 किलो आटा 850 रुपये के भाईजान, कैसे बच्चों को खिलाएं या पढ़ाएं या किराया मकान का भरें? क्या करें बताओ आप? बिल्कुल ठीक बात है जी, ये अवामी बयानी है इस भाई की जो बात है। मैं प्रोग्राम का ख़त्म इसी बात से करूँगा कि ये हैं बुनियादी लोगों के मसाइल। बच्चों की तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, क्या करें? बच्चों की तालीम हासिल करें। कोई झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है। आगे घर में देखो, आज 6 महीने से बच्चे, पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, 3-3 हज़ार रुपये फ़ीस देता था 3 बच्चों की। एक बच्ची को गवर्नमेंट स्कूल में लगाए, अब 2 बच्चों के लिए इतना पैसा नहीं है कि गवर्नमेंट की फ़ीस जो है ना, गवर्नमेंट के लिए डालने के लिए भी 8-10 हज़ार रुपये खर्चे एक बच्चे का। चलें जी, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे। मैं इख्तितामिया की तरफ जा रहा हूँ। महंगाई लोगों ने बड़ा बुनियादी मसला बताया है, ख़ास तौर पर जब आप तालीम के नाम पर बड़े बड़े बजट्स बना रहे हो तो कम से कम आम आदमी के लिए तालीम अगर आपने मुफ्त करने का ऐलान किया है तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। ये उन तमाम लोगों के लिए है कि जो दावे करते हैं कि हमने बहुत काम किया है, ख़ास तौर पर सरकारी स्कूल्स के हवाले से, लेकिन सरकारी स्कूल्स की हालत आपने देखी कि वहाँ पर भी बहाने से लोगों की जेब से पैसा निकलवाया जाता है। जब तक पढ़ेंगे नहीं आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सवालिया निशान सवाल की सूरत में हमेशा हमारे सामने रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।